बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमा 28 अप्रैल है। इस वीडियो में उस अहम तरीन आलमी डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे जिसने इस वक्त आलमी सियासी मंजरनामे पर हलचल मचाई हुई है। जो ख़बरें इस वक्त साउथ अफ्रीका के दारुल हुकूमत केप टाउन से आ रही हैं, उनके मुताबिक जो होने जा रहा है वो अमेरिका की इस दुनिया पर इजारादारी के ख़ात्मे का आगाज़ होगा। ब्रिक्स एक फोरम है। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन 5 ममालिक का ग्लोबल साउथ कहा जाता है। अगर आप दुनिया के नक्शे को बिल्कुल दरमियान से डिवाइड कर लें तो जो ऊपर वाले ममालिक हैं विद द एक्सेप्शन ऑफ रशिया एंड चाइना, वो कहलाते हैं ग्लोबल नॉर्थ, और उसके नीचे नक्शे में जो ममालिक मौजूद हैं उनको ग्लोबल साउथ कहा जाता है। और अगर आप इन ममालिक को देखें, इनकी इकोनॉमीज़ को देखें तो सिविलाइज्ड वर्ल्ड कहलाते हैं, जिनको ग्लोबल नॉर्थ कहा जाता है। ये रिच ममालिक हैं, इनके पास पैसा मौजूद है, और ये पैसा जो है वो रिसोर्सेज से नहीं है। रिसोर्सेज जो हैं वो साउथ के पास हैं। ये जो आलमी लड़ाई है ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ की, अब ये किस मरहले में जा रही है? अमेरिका लीड करता है ग्लोबल नॉर्थ को, G7 ममालिक को। जिस किस्म की डेवलपमेंट होने जा रही है, क्या चीन जो है वो अब चीन, रूस, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ये मिलकर क्या करने जा रहे हैं? गुज़श्ता चंद हफ्तों से आपने ये टर्म सुनी होगी, डी डॉलराइजेशन। डी डॉलराइजेशन जो है वो एक कॉन्सेप्ट है, या आप इसको एक टर्म कह सकते हैं इकोनॉमी की, जिसके मुताबिक अभी तो आपको मालूम है कि दुनिया के बड़े बड़े ममालिक, बड़ी बड़ी जो इकोनॉमीज़ हैं, मईशतें हैं, वो डॉलर पर इन्हसार करती हैं अपने रिज़र्व्स के लिए, उसी में ट्रेड करती हैं। आपने आलमी मंडी से कोई चीज़ ख़रीदनी हो, उसकी पेमेंट डॉलर में की जाती है, और इस वजह से अमेरिका का इस पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर होल्ड है, हेजमनी है, चौधराहट है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त 1.1 अरब डॉलर की किस्त के लिए अमेरिका के सामने, अमेरिकी ब्लॉक के सामने, IMF के सामने घुटनों के बल बैठा है, बिल बिला रहा है। आपको मालूम है कि इवन शहबाज शरीफ कहते हैं कि हमारे से नाक से लकीरें लगवाई जा रही हैं और वो पैसा देने को तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ चीन की क़यादत में ये जो ब्रिक्स है, ये क्या करने जा रहा है? डी डॉलराइजेशन का मतलब ये है कि एक नई करेंसी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी और उस नई करेंसी में ट्रेड हुआ करेगी। अगर ये काम हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि जो एक कैटलिस्ट का काम यूक्रेन और रूस की जंग ने शुरू किया था इस दुनिया में, 2021 में इसके इशारे आना शुरू हो गए थे। वो वक्त जब हम रिजीम चेंज खेल रहे थे पाकिस्तान में, कुर्सी कुर्सी का खेल खेल रहे थे, कुछ सियासतदान अपनी सियासत बचा रहे थे, और हमारे यहाँ अपॉइंटमेंट का खेल जारी था कि कौन बनेगा नया आर्मी चीफ। उस वक्त ये दुनिया बहुत बड़ी तब्दीली से गुजर रही थी। इमरान खान साहब को बहुत सारे मसाइल के अलावा, दाखिली मसाइल के अलावा, सज़ा दी गई कि वो रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में क्यों मौजूद थे 23-24 फरवरी को, वो वक्त जब रूस जो है वो यूक्रेन पर चढ़ाई कर रहा था। बहरहाल पूरी दुनिया जो है वो इस इम्पैक्ट के लिए ब्रेस कर रही थी कि बचें, डरें उस वक्त से जब रूस और यूक्रेन का मामला वो फैलेगा, उसका इम्पैक्ट इकोनॉमीज़ पर आएगा। हमने उस इम्पैक्ट के लिए ब्रेस नहीं किया, ख़ुद को जकड़ कर नहीं बैठे। हम यहाँ पर जो कुछ करते रहे उसकी वजह से आपको मईशत की सूरत हाल आपके सामने है। अब ख़बरें जो साउथ अफ्रीका से आ रही हैं, ब्लूमबर्ग्स की रिपोर्ट मैं आपके सामने रखूँगा। जो ब्लूमबर्ग है उसने जो रिपोर्ट किया है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। 19 ममालिक अगर ये शामिल हो जाते हैं, जिन 19 ममालिक की बात की जा रही है इस ग्लोबल साउथ के उस ब्लॉक में, जो चीन की क़यादत में नई करेंसी की अब बातें कर रहा है, डी डॉलराइजेशन की बातें कर रहा है, तो फिर ये दुनिया बहुत जल्दी तब्दील होती हुई आपको नज़र आएगी। अमेरिका की जो हेजमनी है वो आपको ख़त्म होती हुई नज़र आएगी, और पाकिस्तान इस सारे मंजरनामे में कहाँ खड़ा है, और पाकिस्तान के पास इस वक्त ऑप्शंस क्या हैं। अदरवाइज़ भी आप देखिए कि जो हमारे जो इस वक्त आलमी सियासी मंजरनामा है उस पर बड़ी तब्दीलियाँ हुई हैं गुज़श्ता 3-4 माह में, और हमें हमारे जो चीफ़ डिप्लोमेट हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन भी हैं, और उनकी कहीं पर भी उनकी प्रायोरिटीज़ नज़र नहीं आती कि पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी के महाज पर पाकिस्तान को किस किस्म की तब्दीलियों की ज़रूरत है। एक वक्त जब चीन, ईरान और सऊदी अरब जैसे
दुश्मन कहलाने वाले ममालिक जिनकी बड़ी जो है वो ज़बरदस्त किस्म की मखासमत थी, लड़ाई थी, प्रॉक्सी जंगें लड़ी जा रही थी मुख्तलिफ ममालिक में, उनके दरमियान दोस्ती करा रहा है। एक तरफ बशार अल असद जो है सीरिया के हुक्मरान, उनके साथ कोज़ी अप हो रही है, बाकी दुनिया उनके साथ ओपन अप हो रही है चीन की वजह से। गल्फ़ में उनको दोबारा एक्सेप्टेंस और एक्सेप्टेबिलिटी मिल रही है। चीन जो है वो फ़लस्तीन और इजराइल के दरमियान सालिसी की पेशकश कर रहा है, यमन की कॉन्फ्लिक्ट का ख़ात्मा हो रहा है। ये दुनिया तब्दील हो रही है और हमारे बिलावल भुट्टो ज़रदारी वो इस वक्त इस बात में मसरूफ़ नज़र आते हैं कि किस तरीके से वो इस्टेब्लिशमेंट और अमेरिका की चापलूसी के बाद 2028 में अपनी वज़ारत उज़्मा की कुर्सी कन्फर्म कर सकते हैं, किस तरीके से वो इमरान खान के लिए सियासी ज़मीन गर्म कर सकते हैं, कैसे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मुतवातिर अपने जुमलों से निशाना बना सकते हैं। उनके लिए ज़मीन गर्म करनी है उन्होंने, और एज ए चीफ डिप्लोमेट उनको बिल्कुल इदराक नज़र नहीं आता कि आई एम नॉट सेइंग कि पाकिस्तान शुड बी द वन जो इस वक्त फौरी तौर पर ऐसा कोई फैसला करे, अपना इंटरेस्ट शो करे कि वो ज्वाइन करे, लेकिन एटलीस्ट इस सारी डेवलपमेंट को स्टडी करना इस वक्त मस्ट है। और ये परफेक्ट टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है कि अगर एक मुल्क अपने दाखिली सियासी लड़ाई में उलझा हुआ हो, फंसा हुआ हो, उसके लिए मुमकिन नहीं रहता कि वो इतनी बड़ी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं होती हैं उनके तरफ तवज्जो दे सके। यहाँ पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी को मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकातों से फुर्सत नहीं है, अपने इत्तेहादियों से मुलाकातों के लिए फ़ुर्सत नहीं है, वज़ीर आज़म के लिए एतमाद का वोट इकट्ठा करने से फ़ुर्सत नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तकारीर से फ़ुर्सत नहीं है, और दुनिया तब्दील हो रही है। मैं आपके सामने रख देता हूँ जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, एंड आप अंदाज़ा लगाइए कि ये मैं कोई सालों की बात नहीं कर रहा, ये अब चंद माह की बात रह गई है। इसमें बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो जाएंगी, और जो मुलाकात 14-15 दिसंबर 2021 आपको याद होगा मैंने अपने चैनल पर उसके हवाले से एक मुताद्दिद वीडियोज़ की थी, जिस वक्त शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के दरमियान एक वर्चुअल समिट हुआ था 14-15 दिसंबर को, जिसके जो हैंड आउट जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया था, उसमें एक बात बहुत इंटरेस्टिंग सामने आई थी, जिसमें इन दोनों ममालिक ने ये कहा था कि अमेरिका, नाम लिए बगैर उन्होंने कहा था कि ये जो पाबंदियों का सहारा लिया जाता है कि सैंक्शंस लगा दी जाएंगी, जो सैंक्शंस बाद में आपने देखा कि रूस और यूक्रेन वाले मामले पर रूस के ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगाई गई, चाइना के ऊपर लगी होंगी, इवन पाकिस्तान, बहुत सारे ममालिक हैं जिनको अमेरिका की यूनिलैटरल, बायलैटरल और मल्टीलैटरल फोरम्स, उनके इत्तेहादियों की तरफ से पाबंदियों का सामना करना पड़ता है। उससे बचने के लिए उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम अपना एक पैरेलल फाइनेंशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाने का सोच रहे हैं। ये वो नुक्ता आगाज़ था जब पहली मरतबा ये बात खुलकर सामने आई कि चीन और रूस एक ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं जिसके तहत जो अमेरिका की तरफ से पाबंदियां लगाई जाती हैं, सैंक्शंस लगाई जाती हैं कि आप डॉलर में फिर ट्रेड नहीं कर सकते, सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका से आपके पैसे राउट नहीं कर सकते, जो आपके साथ ट्रेड करता है उस पर पाबंदियां लग जाती हैं। तो जब आप एक सेपरेट फाइनेंशियल सिस्टम जो है और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपने क्रिएट कर देंगे, अपनी कोई एक करेंसी क्रिएट कर देंगे ऐसी जिसमें मुख्तलिफ ममालिक ट्रेड कर सकें, तो फिर अमेरिका का जो होल्ड है, ये सैंक्शंस का डरावा है, धमकाना है, ये कोर्जन जो है, ये दबाव डालना है, ये ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने देखा कि जब बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स का वक्त था, जब जिसमें आपको याद है कि इमरान खान साहब भी गए थे, उस मौके पर शी जिनपिंग की और व्लादिमीर पुतिन के दरमियान मुलाकात भी हुई थी फरवरी के आगाज़ में ही, 3-4 फरवरी की बात है। उससे जो तफसीलात सामने आई थी उसमें लगता था कि अब ये एक स्टेप अहेड जा रहे हैं। उसमें अब जो चीज़ें खुल रही हैं वो चीज़ें अगर प्रैक्टिकली हो जाती हैं तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तो इस मंजरनामे में कहीं नहीं है। इन 19 ममालिक जो इस वक्त इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, हमने तो इस बारे में शायद स्टडी भी नहीं करना शुरू किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इस तरफ नज़र भी नहीं दौड़ाई कि पाकिस्तान को अगर ज्वाइन नहीं भी करना, पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं। इतनी बड़ी तब्दीली में पाकिस्तान कैसे अब सेल थ्रू करेगा, पाकिस्तान अपनी कश्ती को कैसे निकालेगा, बहुत बड़े बड़े हिचकोले आने वाले हैं। ये जो खबर है, ये खबर मैं आपके सामने रख दूं, ब्लूमबर्ग ने जो खबर केप टाउन से रिपोर्ट की है, ब्रिक्स ड्रॉज मेंबरशिप बिड्स फ्रॉम 19 नेशंस बिफोर समिट, कि सरबराह इजलास से पहले 19 ममालिक से अब बाकायदा मेंबरशिप के लिए जो है वो बिड्स मांगी जा रही हैं, और इसमें कौन कौन से ममालिक शामिल हैं और क्या होने जा रहा है, इसके हवाले से इंटरव्यू एक जो है वो दिया गया है। केप टाउन से रिपोर्ट किया गया कि 19 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने ब्रिक्स
کو جوائن کرنے کے لیے اپنی انٹینشنز کا اظہار کیا ہے، اور یہ سارا کام پروسیس جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ میں 2023 کی سمٹ سے پہلے اس کا باقاعدہ پریکٹیکل عملی طور پر آغاز ہو جائے گا۔ جو برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا اور ساؤتھ افریقہ کا بلاک ہے، یہ میٹنگ کرنے جا رہا ہے 2 اور 3 جون کو کیپ ٹاؤن، ساؤتھ افریقہ میں۔ اس کی ایکسپینشن کے بارے میں انیل سوک لال ہیں ساؤتھ افریقہ کے ایمبیسڈر برکس کے لیے، انہوں نے یہ انٹرویو دیا اور انہوں نے یہ بتایا کہ what will be discussed is the expansion of BRICS and the modalities of how this will happen، کہ یہ ہوگا کس طریقے سے، اور جو 1 point ایجنڈا اس میٹنگ کا اب نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ other than finalizing the summit and other things جو ان کے ایجنڈا کے اوپر ہوتی ہیں، ایکسپینشن کو، توسیع کو خاص طور پر ڈسکس کیا جائے گا۔ 13 ممالک ایسے ہیں جنہوں نے فارملی، یعنی کہ باقاعدہ طور پر اب جو ہے وہ یہ کہہ دیا ہے کہ ہم جوائن کرنے جا رہے ہیں، اور 6 ممالک ایسے ہیں جنہوں نے باضابطہ طور پر تو نہیں لیکن انفارملی یہ کہا ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ جوائن کریں۔ بڑا انٹرسٹنگ جملہ ہے یہاں پر، وی آر گیٹنگ اپلیکیشنز ٹو جوائن ایوری ڈے۔ ڈی ڈالرائزیشن کا کانسیپٹ، اس کی آوازیں گزشتہ 3-4 ہفتوں سے آنے کے بعد یہ جو معاملہ ہے یہ تھمنے والا نہیں ہے۔ اس میں کون کون سے ممالک ہیں، جب آپ ممالک کے نام سنیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ جو گلوبل ساؤتھ ہے وہ ممالک جو ریسورسز رچ ممالک ہیں، جن کے پاس معدنیات کے ذخائر ہوں، تیل کے ذخائر ہوں، سونے تانبے کے ذخائر ہوں، ہیرے کی کانیں ہوں، اس کے علاوہ جو انتہائی اہم ترین معدنیات اور سالٹس تصور ہوتے ہیں ان کے ذخیرے موجود ہیں، بھرمار ہیں، بھرپور ہیں۔ اس سے اگر یہ بلاک ایک ساتھ جڑ جاتا ہے اور اپنی اکنامک جو ڈائریکشن ہے اس کو امریکہ کے چنگل سے آزاد کر لیتا ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ عالمی سیاسی منظرنامہ کس قسم کا نظر آئے گا۔ آگے جناب یہ بلومبرگ اس رپورٹ میں کہتا ہے کہ چائنا نے اس کے حوالے سے کنورسیشن کا، بات چیت کا آغاز کر دیا تھا جب گزشتہ سال چین کی سربراہی میں برکس سمٹ ہوا، اور اس حوالے سے تھوڑا بہت کنسرن اور تحفظات جو ہیں وہ ان ممالک کے ضرور ہیں جو سمجھتے ہیں کہ برکس میں ہمارا جو، یعنی کہ آپ اندازہ لگا لیجئے یہ بات ہو رہی ہے انڈیا کی، کہ ان کا جو اثر و رسوخ ہے وہ ڈائلیوٹ ہو جائے گا، کم ہو جائے گا اگر چین کے قریبی اتحادی ممالک اس بلاک کا حصہ بنیں گے۔ انڈیا چاہتا ہے جہاں پر بھی موجود ہوتا ہے کہ اس کی تھوڑی سی ڈومیننس جو ہے وہ برقرار رہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس خبر میں یہ کہا گیا ہے کہ دیکھیں جس وقت چین جو ہے اس کی گراس ڈومیسٹک اور برکس کے حوالے سے ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ میں آپ کو بتا دوں کہ برکس جب اس کے یہ ٹرم کوائن ہوئی، برک آغاز میں تھا ساؤتھ افریقہ، اس میں 2010 میں شامل ہوا، یہ متعدد سمٹس کر چکا ہے، 2001 آنورڈ جو ہے وہ یہ ٹرم جو ہے وہ انٹروڈیوس ہو گئی تھی اور یہ بلاک بننا شروع ہو گیا تھا، کہ یہ وہ ممالک ہیں جن کی 4-5 ممالک ساؤتھ کے جن کی جو کلیکٹیو جی ڈی پی ہے اور جو ان کے پاس موجود پیسہ ہے، ریسورسز ہیں، ان کی اکانومیز ہیں، یہ 4-5 ممالک مل کر 2050 تک باقی پوری دنیا کو سرپاس کر جائیں گے۔ ان کے پاس ریسورسز بہت زیادہ ہیں، آبادی بہت زیادہ ہے، یہ کس طریقے سے ایکسپینڈ کریں گے۔ اچھا، فارن منسٹرز جو ہیں وہ 5 ممبر اسٹیٹس کے، ان تمام کے تمام نے اب اپنی پارٹیسپیشن جون کی ڈسکشنز میں کنفرم کر دیا ہے۔ یہ بھی سوک لال جو ہیں انہوں نے بتایا ہے، ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ ممبرشپ کے علاوہ ہم ہاٹ سپاٹس کے حوالے سے ڈسکس کریں گے، سوڈان کے معاملے کو ڈسکس کریں گے جہاں پر سیز فائر جو ہے وہ 10 دن کے بعد ہو رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ امریکہ یہ اپنی ایک ایکسکلوسیو اختیار سمجھتا تھا کہ کانفلکٹس کو تو میں نے ڈسکس کرنا ہے، ہم بات کریں گے دنیا میں کہاں کانفلکٹ کروانی ہے اور کہاں پر ختم کروانی ہے، کیسے ختم کروانی ہے اور کیسے شروع کرانی ہے، کس کو اسلحہ دینا ہے، کس کو اسلحہ دیے جانے سے روکنا ہے، یہ تو سب کام امریکہ کرتا تھا۔ اب یہ کیا ہو رہا ہے کہ اب یہ برکس بیٹھیں گے اور یونائٹڈ نیشنز میں بھی اب ان کا جو اقوام متحدہ ہے وہاں پر بھی یہ بلاک جو ہے وہ اپنا پھر اثر و رسوخ دکھائے گا، اکنامک انٹیگریشن اور انٹرڈیپینڈنس بڑھے گی، تو پھر آپ اندازہ لگائیے کہ ان کی پالیسیز میں بھی الائنمنٹ آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ برکس جو ہے وہ فارملی وہ کہتے ہیں کہ 2006 کے بعد صرف ایک ممبر ایڈ ہوا تھا 2010 میں جو کہ ساؤتھ افریقہ تھا، اور اب جو ممالک ہیں جو ایڈ ہونے جا رہے ہیں ان میں سعودی عربیہ شامل ہے، ان میں ایران شامل ہے، جنہوں نے فارملی باضابطہ درخواستیں دے دی ہیں برکس کا حصہ بننے کے لیے۔ فروری کے مہینے سے یہ سب کچھ جو ہے ان کی طرف سے آغاز کر دیا گیا تھا۔ دیگر جو ممالک ہیں ان میں کچھ بڑے انٹرسٹنگ نام ہیں، ارجنٹینا ان میں شامل ہے،
متحدہ عرب امارات، یونائٹڈ عرب ایمریٹس، وہ اس میں شامل ہے، الجیریا، الجزائر، ایجپٹ شامل ہے، مصر، بحرین، انڈونیشیا، یہ وہ ممالک ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ممالک ہیں جن کے ابھی نام نہیں بتائے جا رہے، ایسٹ افریقہ اور ویسٹ افریقہ سے ممالک ہیں جو اس بلاک کو جو ہے وہ جوائن کرنے جا رہے ہیں، اور اس تمام منظرنامے میں پاکستان کہیں ایگزسٹ نہیں کرتا، اور اس سے زیادہ بدقسمتی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے اگر جوائن نہیں بھی کرنا، یو ہیو ٹو اسٹڈی اینڈ کلوزلی واچ، آپ کو نظر آنا چاہیے کہ آپ کے وزیر خارجہ اس کے حوالے سے کوئی بریفنگز لے رہے ہیں، آپ کے ہاں کوئی باقاعدہ تھنک ٹینکس میں اس کے اوپر کوئی سیریس ڈیبیٹ کا آغاز ہو گیا کہ آیا پاکستان کو یہ سوٹ کرتا ہے یا نہیں، کہ اس وقت وہ جمپ کر جائے شپ۔ ادروائز بھی عالمی اور نئی عالمی علاقائی صف بندیاں ہو رہی ہیں، ماضی کے دوست دشمن بن رہے ہیں، ماضی کے دشمن دوست بن رہے ہیں۔ اس تمام وقت میں عالمی سیاسی اور سفارتی منظرنامے سے بدقسمتی سے پاکستان غائب نظر آتا ہے۔ دیز آر دا ڈیٹیلز۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔